नमस्कार। तमाम मित्रों का स्वागत करते हैं इस चौपाल पर। तकनीकी कारणों से हम लोग थोड़ी आज असुविधा हुई है। हम तमाम दर्शकों और अपने मित्रों से माफ़ी चाहता हूँ। लगातार प्रयास करने के बावजूद आज पुनः विलंब हुआ। कल से इस गलती पर जो है हम लोग सुधार करेंगे। मित्रों, पूरा देश बिहार को देख रहा है। पहले इस राष्ट्र में केवल महाराष्ट्र ही था, जहां लगातार हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों को लेकर के भागना, क्या-क्या घटनाएं महाराष्ट्र में हुई। तो महाराष्ट्र के कारण से जो इस राष्ट्र की पहचान बनी, उस पहचान को तो हम लोग धो नहीं पाए। और बिहार में राजनीति का नया मानक हम खड़ा कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी, जहां गणतंत्र पैदा हुआ, पूरी दुनिया को हमने जमहूरियत का संदेश दिया। आज बिहार पुनः पूरे देश के सामने में अपने खंडित आदर्श को लेकर के खड़ा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि चुनाव के एक दिन पहले को यह कत्ल की रात है। सच बात है कि आज बिहार के तमाम दलों के लिए आज कत्ल की रात है। सच बात यह है कि इस पूरे कल के घटनाक्रम में कोई दल हार नहीं रहा है, सारे दल जीत रहे हैं। हार रहा है तो केवल बिहार हार रहा है, बिहार की जनता हार रही है। और पूरी कहानी क्या होगा बिहार में आगे 3 साल में? 3 सरकारें, तीसरी सरकार है। क्या 24 घंटे के बाद चौथी सरकार भी बनने वाली है? फिर 5वीं सरकार भी होगी? आखिर जनता के बीच में हम कैसी निराशा फैला रहे हैं? आज तमाम मित्र हैं और आज लाइव शो है, और मैं तमाम मित्रों से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में बिहार को लेकर के डॉक्टर योगेंद्र लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, और विधायक होते होते डॉक्टर योगेंद्र रुक गए। अगर विधायक होते तो पता नहीं, गया में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। बीजेपी के तमाम विधायक को गया में रखा गया है, तो कहाँ रहते। और दूसरे पक्ष में तेजस्वी के एक बंगले में सारे विधायक रखे गए हैं, और कुछ विधायक को हैदराबाद ले जाया गया है। जीतन राम मांझी अपने कुनबे को लेकर अगर अलग भाग रहे हैं। लगता है कि जैसे आग लगती है, लोग अपनी बकरी, अपने बिछौना, अपनी चादर, अपने सामान को लेकर के एकदम निश्चित ठिकाने पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज दलों के भीतर जो आग लगी है, देख करके हंसी आती है, रोना भी आता है। क्या हो गया? कैसा राजनीति का आदर्श हम आने वाली पीढ़ी के सामने रखना चाहते हैं? डॉक्टर योगेंद्र हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि यह सब जो देख रहे हैं बिहार में, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या होना है भविष्य में? डॉक्टर योगेंद्र। नीतीश जी जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, समाजवादी चरित्र के हैं। किशन पटनायक के साथ भी हो रहे, और उनके साथ रहते हुए एक उम्मीद बनती थी कि यह व्यक्ति औरों से बेहतर करेगा। कुछ चीजों में बेहतर भी थे, लेकिन हाल फिलहाल जो उन्होंने किया, यह एक अद्भुत है। बिहार पर एक कलंक है, एक दाग है, और इस दाग और कलंक को धोना संभव नहीं है। यह दाग बिहार पर ही नहीं है। कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता, नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक, इससे अलग नहीं है। इसी कैरेक्टर के है। कुछ भी बदल सकते हैं, कहीं बदल सकते हैं, कहीं टूट सकते हैं, कहीं गिर सकते हैं। इसका मतलब है कि राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं है, राजनीति अब लूट का माध्यम है, राजनीति अब शासन करने का माध्यम है, राजनीति अब
मतलब विकेंद्रित व्यवस्था का मतलब नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि एक बार ये सोचना चाहिए कि इस राजनीति का हश्र क्या होगा, कहाँ जाकर रुकेगा। कल सरकार बदल भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, खरीदारी कल भी हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, कि सिस्टम वही रहेगा, उसी तरह से चलेगा। जो लोग मुरेठा खोल करके मैंने बांधे हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई हम तो बिना हटाए नीतीश कुमार को मुरेठा नहीं खोलेंगे, और वो पांव छू करके उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और दूसरे लोग भी किसको कहें किसको नहीं कहें, सोचना यह है जी कि इस राजनीति का असर क्या हो। और हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, जो चिंतित है, बिहार जननी है लोकतंत्र की या नहीं है, ये अलग बात है। अब जो लोकतंत्र है सामने, जो दिल्ली से नियंत्रित है, उस लोकतंत्र का क्या होगा, कैसे होगा, किस हस्त्र में कहाँ तक ये राजनीति पहुंचेगी, कहाँ तक हम गिरेंगे, और जनता को और भी मतलब बेआबरू करते जाएंगे। ये राजनीति वहां पहुंच गई है, इसलिए विचार हम लोग करें, बातचीत करें। और दूसरे दौर में मैं और कुछ बातें कहूंगा, क्योंकि जी जो स्थिति है उसमें लगता है कि नई राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। ये राजनीति मतलब बंद गली का आखिरी मकान है। अब इससे कोई उम्मीद नहीं है, ना नरेंद्र मोदी से, ना ही नीतीश कुमार से, ना ही तेजस्वी यादव से, नहीं और लोगों से। सब लोग उसी तरह के धंधे में शामिल हैं। सरकार कल गिर भी जाती है, कुछ खरीदारी भी जाती है, तो क्या अंतर पड़ जाता है, सिस्टम वही जी रहेगा, तरीका वही रहेगा। प्रियांशु, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रियांशु, आप नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं और बिहार पर आपकी भी निगाह है। आप झारखंड से जुड़े हुए हैं, झारखंड में भी आपने देखा कि क्या क्या हुआ। अब बिहार और झारखंड का चरित्र एक ही है, पटना में क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो जी मैं आप सभी महानुभावों को नमस्कार करना चाहूँगा। और छोटी-सी बात, जैसे कि कोई भी मतदाता, एज़ ए मतदाता अगर मैं अपने आप को देखूँ, तो हम लोग जभी भी वोट डालते हैं किसी भी पक्ष को, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम उसकी आइडियोलॉजी से हम प्रभावित हैं, या हमें उसकी जो सोच है, उसकी जो विचारधारा है, हम उसके साथ हैं। तो इस तरह से ही ये लोकतंत्र चलता है, सभी के अपने-अपने मत होते हैं। तो अभी के समय में जो वर्तमान स्थिति है हमारे पूरे देश की, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, वो हम लोगों को है, जो वोटर्स हैं उनको है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अगर किन्हीं को भी वोट देते हैं, तो अंततः उनका वोट जो है वो किस झोली में जाएगा। हम अगर नीतीश कुमार जी को वोट दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी का विचारधारा क्या है। हम अगर और किसी भी दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो हमें वो पता होना चाहिए। ये जो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारे संविधान का और हमारे ये का देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर जो रखा गया था, कहीं न कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर पे आघात करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश क्या, उसे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। शुरुआत में आपने कहा सर कि महाराष्ट्र से क्या छवि बनी। महाराष्ट्र एक एग्ज़ाम्पल है। अ, और आप बताइए कि कर्नाटक में जो चुनाव हुई थी, उसमें क्या हुआ था? सब अपने-अपने विधायकों को ले जा रहे हैं। अपने ही विधायकों को आप एक प्रिज़नर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक और सवाल बनता है कि क्या आपके विधायक जो हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या कंट्रोल अगर छोटी शब्द लग रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके विचारों से वो सहमत नहीं है? राजनीति प्रतिबद्ध जो नहीं है। है, जी जी हाँ, प्रतिबद्ध नहीं है। क्या आपके साथ वो है? आज आपके तो उनका जवाब, जो उनके जो विधायक हैं, उनका जवाब होगा कि जब आप ही अपने स्टैंड को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हैं, तो फिर हमसे आप सवाल कैसे कर सकते हैं? आज नीतीश कुमार जी का कोई भी विधायक अगर नीतीश कुमार जी को छोड़ करके अगर आरजेडी में शामिल हो जाता है, तो नीतीश कुमार जी हो सकता है कि अपने बाहुबल से या और किसी तरह के दबाव से उनको ह्यूमिलेट कर सके। ठीक है, ऐसी राजनीति में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उनसे सीधे तौर पे क्या क्या प्रश्न कर पाएंगे? उनसे जनता के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से क्या उनकी वो अभी की छोटी शब्द है हैसियत है कि वो अपने किसी भी एक विधायक से सवाल कर सकें?
कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, या आप हमारे साथ ही बने रहिएगा। ये एक पहला समस्या है। दूसरा समस्या वोटर्स के साथ है कि वो जिनको भी वोट दे रहे हैं, वो वोट उनके पास वो उनके विचारधारा के हिसाब से वो वोट उन्हीं के झोली में जाएगा, या कल को वो चीजें मैनिपुलेट होकर दूसरी जगह तो नहीं चली जाएगी। और इन सब चीजों के पीछे तीसरा ये है कि राजनीति जो जनता के माध्यम से, जनता के सहूलियत के हिसाब से इसका एक पूरा फाउंडेशन रखा गया था, जो लोग अपने सहूलियत के हिसाब से आज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी प्रियांशु मैं रोकूंगा। अभी आपने बहुत गंभीर सवाल किया, प्रतिबद्धता का भी प्रश्न खड़ा किया, और फिर जनता की जो आशा है किस तरह से वो आशा निराशा में परिवर्तित हो रही है। मैं विमल जी के पास में आना चाहता हूं कि ये जो विद्रूप राजनीतिक व्यवस्था है, बिहार केवल बिहार नहीं है, ये तो वायरस की तरह है, पूरे देश में फैला है। और किसको कहेंगे, केंद्र से लेकर के राज्य तक वही घटनाक्रम है, वही सारी चीजें हैं। किस तरह से आप बिहार और महाराष्ट्र में और जहां भी घटनाएं घट रही है, वर्तमान राजनीति को किस तरह देख रहे हैं? फिर हम योगेंद्र जी और डॉक्टर साहब के पास आएंगे। हाँ, ऐसा है कि बाबा सच बतावें, हम ये सब देखना बंद कर दिया, इसलिए कि राजनीतिक जो सड़न है और जो व्यवस्था की सड़न है, उसने इस शासक वर्गीय राजनीति, इसका मतलब ये नहीं शासक वर्गीय माने मोदी या नीतीश या और कोई, शासक वर्गीय माने चाहे वो शासक दल की पार्टी हो चाहे विपक्षी की पार्टी हो। वो बहुत पहले 100 साल पहले कुछ लोगों ने कह दिया था कि इसकी सड़न, ये जो व्यवस्था है जिसको हम लोग पैसे की व्यवस्था कहते हैं, इसकी सड़न गहरी होती जाएगी और सड़न गहरी होने के 3 परिणाम निकलेंगे। ये जो मत पेटिका से सरकार निकलने के दौर शुरू हुए दुनिया के अंदर, उसमें जो है राजनीति मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि क्या किन्हीं उद्देश्यों के लिए की जा रही है, या उद्देश्य नहीं है तो उनके पीछे भी उद्देश्य है। सिद्धांतहीन राजनीति का भी कोई सिद्धांत है या नहीं है, और अगर कोई सिद्धांत है तो क्या है। भेड़ बकरियों की तरीके से एमएलए लोगों का, एमपी लोगों का खरीदा जाना, बेचा जाना भारतीय राजनीति में कोई बहुत नई बात नहीं है, और उसको कला की श्रेणी में उच्चतम कला का स्तर देने के लिए बेचारे नीतीश जी प्रयास अपना कर रहे हैं। कलात्मक ऊंचाई तक पूंजीवादी सड़न को, राजनीतिक अधोपतन को, उसको कलात्मक ऊंचाई तक ले जाने के लिए वो एक माइलस्टोन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थमेगा नहीं मामला। यहाँ ऐसा नहीं कि राजनीतिक पतन का, अधोपतन का और सड़न का और नैतिक रूप से अंतिम सीढ़ी तक पाताल में, गर्त में जाने का ये सिलसिला किसी ने कहा भी है थम जाएगा, नहीं, किसी ने कहा भी है। न समुद्र की गहराई को आप नाप सकते हैं, ना आकाश की ऊंचाई को आप नाप सकते हैं, लेकिन ये सामान्य घटना जो बनती जा रही है इतना तय है। ये नैतिक सड़न, ये राजनीतिक अधोपतन, ये किसी सांगठनिक सैद्धांतिक राजनीति के आगे बढ़ने का इशारा करने की जगह एक ऐसी राजनीति का इशारा कर रहे हैं जो केवल निजी स्वार्थों से, व्यापार के उद्देश्य से, लूट घसोट के उद्देश्य से कुछ निश्चित लोग जो बहुत ऊंचाई तक धन के रूप में अपना आसन जमाए हुए बैठे हैं, उसकी नाली में जो प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह का अधिक से अधिक हिस्सा कैसे हम हड़प सकें, और उसके लिए पंचायत के ग्राम स्तर से लेकर और संसद के स्तर तक किस तरीके से अपनी जगह बना सकें। राजनीतिक जो दौर है उसमें जो इन पार्टियों में लोग शामिल होते हैं, उनका कर्तव्य केवल ये है कि किस तरीके से हम अपनी गोटी सेट करें और उस नाली में बढ़ते हुए धन का, बहते हुए धन में हम अपना हिस्सा बटोर सकें। जहां तक संगठन का प्रश्न होता है, काहे का संगठन का मतलब होता है एक उद्देश्य, एक विचार, एक कार्यप्रणाली। संगठन का अर्थ ये होता है। तो जो संगठन है, ये शासक वर्गीय संगठन है, इनके जो
अपने अपने मैनिफेस्टो या अपने अपने कार्यक्रम या अपने अपने घोषित उद्देश्य जो होते हैं उसको उसको लागू करने के लिए उस संगठन को उस तरीके से चलने देने के लिए जब शीर्ष पर बैठे हुए नेतृत्वकारी लोग वही जब कल तक अमरेंद्र जी पता लगा कांग्रेस में थे, आज वो फलाने में हो गए, कल तक फलाने फलाने में थे, आज वो फलाने में हो गए हैं। जब राजनीति इस तरीके की जाएगी कि भारत रत्न जो है वो राजनीतिक सौदेबाजी का जरिया बन जाएगा कि किस तरीके से हम कर्पूरी ठाकुर को अगर को भारत रत्न देके या हम चरण सिंह को भारत रत्न देकर क्या राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं। जब आदर्श इस तरीके के बनाए जाएंगे तो ये षड्यंत्र की, राजनीतिक अधोपतन की, सड़न की जो ये राजनीति है ये जो है अभी कितना गिरेगी और उसका विकल्प बहुत पहले से हम कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे हैं, सड़क ही विकल्प है। जनता को ही इसका विकल्प, जन आंदोलन के अलावा इसका विकल्प कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जनता क्या इस लायक है कि इस राजनीतिक पतन के खिलाफ अपने पतन को रोक रही है? क्या जनता के अंदर इतना नैतिक साहस है कि रोटी रोजी के झगड़ों के अलावा इस तरीके की राजनीति में वो भी तो शेयर करती है ना? तो किस तरीके से जनता को इस राजनीतिक पतन के खिलाफ हम जो है प्रतिबद्ध कर सकते हो, प्रतिबद्ध राजनीति के लिए हम उसको आंदोलन रद्द कर सकते हो? कैसे एक बड़ा जन आंदोलन इस सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ बना सकते हैं, ये हम लोगों को वैकल्पिक राजनीति के बारे में मैं आऊंगा। आप विमल जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर ओंकार मित्तल जी, क्या यह मान लिया जाए कि संसदीय जनतंत्र की जो हमारी यात्रा रही उस यात्रा का अवसान काल है? अब यह इसकी आयु पूरी हो गई है। क्या संसदीय जनतंत्र के खात्मे की घोषणा की जाए? अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चलेगी? क्या इस देश की जनता आजिज होकर के यह कहे कि जब एक ही व्यक्ति देश चला रहा है तो एक ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां ले आओ? तो सारे संसदीय जनतंत्र के जो अंतर्विरोध हैं, जो विसंगतियां हैं, ये खुल करके सामने आ गई है। क्या जनता के सामने एक नया आदर्श रखा जा रहा है कि अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हटा करके इसकी तमाम प्रकार की जो कहानियां घटित हुई है इसको नकार करके हिंदुस्तान में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था कर दी जाए? या फिर यह मान के चला जाए कि यह चुनाव का जो हम चुनाव की जो यात्रा रही है यह अंतिम यात्रा है, अब इस देश में चुनाव नहीं होंगे? क्योंकि जब चुनाव अपना चरित्र खो चुका है तो फिर चुनाव को दोहराने की आवश्यकता क्या है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर ओंकार मित्तल जी? केवल बिहार ही उदाहरण नहीं है और ऐसे कई जगह उदाहरण बनते रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? बाबा जी, आप जनों ने मुश्किल में मुझको डाल दिया है, क्योंकि अभी जो सर उठा है इस मंच से मेरी दृष्टि उससे बिल्कुल फर्क है। तो मैं असमंजस में हूँ कि आप विद्वान साथियों की बात से भिन्न कोई बात कहूंगा तो खंडन का दोष मुझ पे आ जाएगा और खंडन से मैं कोई बात नहीं, कहा जाए, चौपाल सबका है। नहीं, तो मैं ये देखिए, ये जो इतना अधिक आप जैसे मूर्धन्य व्यक्ति शुचितावादी बन रहे हैं, ये जो राजनीतिक शुचिता का ये एक छोटा मोटा पहलू है। ये मैं बिल्कुल गंभीरता से आपसे कह रहा हूँ बाबा जी, और बाकी जो हमारे विद्वान साथी यहाँ पे बैठे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक शुचिता का एक मामूली पहलू है, ये एक प्रहसन है। थोड़ी आवाज माइक के सामने बोला जाए, आवाज कम आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी। ये एक प्रहसन चल रहा है बाबा जी, इसमें से थोड़ा हास्य का भाव होना चाहिए, थोड़ा इसमें आर्तनाद भी होना चाहिए, थोड़ा इसमें विभत्स भी महसूस होना चाहिए। केवल मात्र आप आर्तनाद करेंगे तो मेरे दृष्टि में किसी भी तरीके से उचित नहीं है। ये जो संसदीय राजनीति का संसदीय राजतंत्र इसको कहना चाहिए, संसदीय राजतंत्र का जो रास्ता हमने चुना, सबसे पहले तो ये हमको विरासत में मिला है। इंग्लैंड ने जो अपने यहाँ पे रास्ता बनाया वो रास्ता हमने अख्तियार कर लिया कि हम इसको ट्राई करेंगे, 70 साल से ट्राई कर रहे हैं हम।
इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई है जो अन्य जगह पे संसदीय राजतंत्र में नहीं होती है। और जगह में फर्क इतना है कि वहां पे पार्टियों के भीतर प्रजातंत्र की व्यवस्था है। अगर इंग्लैंड में लेबर पार्टी में आपस में झगड़ा है तो वहां पे वोट हो जाता है उनके बीच में, और फिर उनके बीच में जब वोट होता है तो फिर तय होता है कि भी कौन, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री भी है लेबर पार्टी के अंदर वोट हुआ, उन्होंने उसको हटा दिया तो हट जाता है, वो उसको पूरे संसद के सामने नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे हमारा फर्क ये है कि यहाँ पे जो बीजेपी है या आरजेडी है या अन्य जो पार्टियां, उनके भीतर कोई वोट नहीं होता, इसलिए कोई तरीका निकल नहीं पाता। जो जो अगर कोई संसद, जो जिस पार्टी का जो नेता है, संसदीय नेता, वो अगर अपना बहुमत खो चुका है तो उसको उठाने का वैधानिक तरीका हमारे यहाँ पे नहीं बनाया गया, इसलिए वो जी जो है दूसरा रास्ता अपनाते दल बदल का। इसलिए आप लोग इतना आक्रोशित मत होइए। बिहार की जो लड़ाई है, जो बड़ी लड़ाई है, जो आपने कहा बिहार हारेगा, इसको आप पहले बदलिए। बिहार की हार जीत जो है बिहार की विधानसभा के पटल पे तय नहीं हो रही है। बिहार की जो लड़ाई है वो वर्टिकल लड़ाई है। जो ग्राम ग्राम सभा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उसकी राज्य सरकार से लड़ाई है, राज्य सरकार की केंद्र से लड़ाई है, केंद्र की जो है ग्लोबल फोर्सेस से लड़ाई है। आप उस परिप्रेक्ष्य में जब बिहार को देखेंगे तो उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो है वो अपने तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाए या नीतीश चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये तो छोटी मोटी उठापटक हो रही है, इसके ऊपर ना जाए। और मूलभूत बिहार का जो शासन पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, 15 साल में चला, उसमें जो बिहार में उल्लेखनीय बदलाव हुए, बिहार के प्रगति के जो मानदंड दिखाई दिए, जिसको कि बिहार की जनता ने स्वीकार किया, उन पहलुओं के ऊपर ध्यान फोकस करते हुए उस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएं कि बिहार का जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव हो, बिहार की शिक्षा कैसे इम्प्रूव हो, बिहार का स्वास्थ्य कैसे इम्प्रूव हो। ये मुख्य धारा है। इसमें इस प्रहसन से थोड़ा बहुत मामूली फर्क पड़ेगा, मुख्य फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसके विस्तार में जाना चाहेंगे तो मैं अनेक बातें कहूंगा, अभी मैंने संकेत बंद ठीक है, किया। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर ओंकार मित्तल, अब मैं डॉक्टर योगेंद्र के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर योगेंद्र, विमल जी को शर्म दिख रहा है, मित्तल जी को थोड़ी आशा दिख रही है कि जो बिहार में पिछले 15 वर्षों में जो काम हुए हैं तो पॉजिटिव काम को देखा जाए, और ये गंभीर इशू नहीं है। अभी ओंकार मित्तल जी कहते गंभीर इशू या नहीं है, और बिहार हारता हुआ नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोग चलते चलते थोड़ी थोड़ी बात कह लें, क्योंकि जितने शो का लिमिटेशन है हम लोग समाप्त करेंगे। डॉक्टर योगेंद्र। देखिए, लोकतंत्र में लोग को मजबूत होना चाहिए, जनता को मजबूत होना चाहिए। अब जनता मजबूत नहीं है, नेता मजबूत है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत चली गई है कि उसके तहत वो मनमाना व्यवहार करते हैं। एक मंत्री भी अपना फैसला नहीं ले पा रहा है। प्रधानमंत्री के बिना एक मंत्री कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री के बिना उनका मंत्री कुछ नहीं है। नीचे जो मित्तल जी कह रहे हैं कि नीचे में ग्राम पंचायत है या फिर शहर का की व्यवस्था है, यहाँ क्या है, इसके पास क्या पावर है? अगर आप ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की तरह यहाँ है, तो इंग्लैंड का मेयर में बहुत पावर है। शहर का जो मेयर होता है अपना फैसला लेता है। यहाँ का मेयर क्या है, एक अदना सा जो है उसका अफसर उसको हटा देता है, और उसके पास कोई ताकत नहीं है, ना योजना बनाने का, ना फैसला लेने का, ना और कुछ करने का। तो मुझे लगता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो उसी तरह का नहीं है जैसे कि अमेरिका और क्या कहते हैं इंग्लैंड में। उससे यहाँ पर अंतर है, और इस अंतर को महसूस करना चाहिए। नीचे की इकाइयों को इतना खत्म कर दिया गया है, इतना पावरहीन कर दिया गया है कि वह निर्भर कर जा रहा है राज्य पर। एकमात्र राज्य या फिर केंद्र की ओर मुंह देखता रहता है। जनता के पास कोई पावर नहीं है, और जनता के बड़े हिस्से को भ्रष्ट बना दिया गया है। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि सड़क पर आना चाहिए, आना ही चाहिए, लेकिन सड़क पर कौन आएगा? 80 करोड़ जनता को तो मैंने खिलाया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं जाति धर्म पैसा पर बिके जा रहे हैं। मुखिया के चुनाव में लोग 50 लाख रुपया तक मैंने खर्च कर दे रहे हैं। तो जो दशा है उस दशा के बारे में चिंतित होनी चाहिए। शेष जो चीजें चल रही हैं उसमें नीतीश जी
एक उदाहरण तो है ही कि इतना गिर सकता है आदमी, इतना खत्म हो सकता है कि जिस पर भरोसा उठ जाए। उसके कार्यकर्ता बोल नहीं पा रहा है, कल जो है बीजेपी के खिलाफ बोलता था, आज जो है बीजेपी के पक्ष में बोलेगा। और जनता में जो युवा है वो देखता है कि भाई हमारा जो मुखिया है, मुखिया इस तरह का हिल डोल कर रहा है तो उसका चरित्र कैसा हो। पूरे बिहार के अंदर जो चरित्रहीनता का जो दौर है, वह दौर बाहर से महसूस नहीं किया जा सकता है जितना कि हम लोग महसूस कर रहे हैं। जी डॉक्टर योगेंद्र, अभी ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन, यह लोटस और लालटेन का जो एल स्क्वायर का जो चल रहा है खेल बिहार में, चलते चलते कोई टिप्पणी विमल जी? अरे मैंने तो टिप्पणी पहले ही कर दी है कि ये अभी और आपको कलात्मक चीजें, ये जो आर्ट है, ये इसके प्रहसनात्मक दृश्य जो है अभी भारतीय राजनीति और बिहार के अंदर भी अभी और आपको देखने बाकी हैं। ये अंत नहीं है। और विकल्प की बात अगर की जाए तो वैकल्पिक जन राजनीति के अलावा वो जनता हमारी अगर भ्रष्ट है तो उसमें हम भी कारक हैं, हम भी जनता हैं। हमें उस जनता को एथिक्स पर, हमें उस जनता को प्रतिबद्धता पर, हमें उस जनता को जनता के सवालों पर लाने का काम हमारा है। हमारा हम किस मर्जी की दवा हैं? हम जनता के बीच केवल जनता को कुछ दोष दें तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है। वैकल्पिक जन राजनीति के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। ये पूंजीवादी सड़न का वो अंधा दौर है जिसमें मानक एथिक्स के या राजनीति के वो सब ध्वस्त हो गए हैं। और उसका कारण है राजनीति का केंद्रीकरण इस सीमा तक करना जिसमें उनकी चाल है जनता की भूमिका को समाप्त कर दिया जाए। और हमारी रणनीति है, प्रियांशु कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रियांशु चलते चलते। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हमारा जो ओवरऑल सबमिशन रहेगा, हमारे अग्रज और अभिभावक तुल्य हैं ओमकार मित्तल जी, उनसे हमारा 2-3 प्रश्न है। जैसे कि सर ने बताया कि हमने वैश्विक स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ नया हो रहा है, जो हमने सारी चीजें पहले से देख रखी है। तो हमने वैश्विक स्तर पे फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखा है, यूएसएसआर का विघटन भी देखा है। हमने ऐसे भी कंट्रीज देखे कि 70 साल में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म पूरा नहीं किया हो। हमने ये का टर्की का हमने तख्त पलट भी देखा है। तो हम किसी भी चीज के लिए हमें तो अच्छी चीजों को देखना है ना। हमने तो वेनेजुएला का आर्थिक संकट भी देखा। तो हमें कंपैरिजन बुरी चीजों से करना है या अच्छी चीजों से करना है? हम अपने आप को किस स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं? हम वेनेजुएला और यूएसएसआर और इसके स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं, या फिर हम अपने आप को दूसरे जो अच्छे व्यवस्थाएं हैं उसकी तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं? हमें जाना किधर है? प्रियांशु अब समय हमारा पूरा हो रहा है। तमाम मित्रों को नमस्कार, जो भी अतिथि आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग जो है इसी मंच पर हाजिर होंगे। और सभी मित्रों को नमस्कार। जो साथी लाइव देख रहे हैं आप कमेंट भेज सकते हैं और अपनी अपनी बात कर सकते हैं। कल से और व्यवस्थित तरीके से हम इस चौपाल को लाइव करेंगे। नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार।